जय हिंद दोस्तों, मैं इंजीनियर विनय कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल विनय इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स में। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को खत्म कर लिया था और आज हम लोग चैप्टर 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। तो हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए हुए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ये रहा आपका कि किसी माध्यम में पहला क्वेश्चन है, किसी माध्यम में आपेक्षिक परावैद्युतता एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है। ये क्वेश्चन जो है ये हम लोगों ने पिछले चैप्टर में भी किया था। और देखिए जैसे क्या था कि एक हिंदी में होता था, इंग्लिश वाले बच्चों को दिक्कत आता होगा, लेकिन इस बार मैंने क्या किया कि हिंदी इंग्लिश दोनों में लाया हूं मैं। सेम क्वेश्चन जो यहाँ पर लिखा हुआ है वही क्वेश्चन यहाँ पर भी है और सोल्यूशन आपका सेम ही होगा। तो हिंदी मीडियम के बच्चे और इंग्लिश मीडियम के बच्चे दोनों बच्चे इससे आसानी से तैयारी कर सकते हैं। दोनों के लिए जो बिहार बोर्ड के लिए हैं उनके लिए क्वेश्चन सेम है, बस लैंग्वेज अलग अलग है, बाइलिंगुअल हो गया। तो कहा गया किसी माध्यम में आपेक्षिक परावैद्युतता एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था कि आपेक्षिक परावैद्युतता निकालने के लिए हमें किसी माध्यम की परावैद्युतता और निर्वात की परावैद्युतता दोनों का अनुपात निकालना होता था। तो एप्सिलॉन आर के लिए हम लोगों ने निकाला था कि एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो अगर ये ऑप्शन इसमें है तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही है जो हमारा करेक्ट आंसर है। यहां पर भी तो सेम ही है, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला जो क्वेश्चन होता है वो है कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या है। तो बच्चे आप लोग देखे होंगे एप्सिलॉन नॉट वाले में कि पहले आपने पढ़ा होगा जब कूलम्ब का नियम, तो वहां पर ये आपको मिला होगा एप्सिलॉन नॉट सबसे पहले। तो वहां पर आपने इसका पढ़ा था कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ऐसे कुछ पढ़ा था। नहीं, कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ये पढ़ा था। यहां पर ये जो कि ये सेकंड चैप्टर है और सेकंड चैप्टर के अकॉर्डिंग आप ऑप्शन को देखेंगे, ऑप्शन को देखेंगे तो यहां पर एक आपको अलग यूनिट मिलेगा और ये यूनिट क्या होगा बाबू, ये यूनिट क्या होगा। तो ये यूनिट देखिए ये तो होगा नहीं, न्यूटन प्रति मीटर होगा नहीं, कूलम्ब पर वोल्ट होगा नहीं, इन दोनों में से कोई एक होगा। या तो आपका फैराड प्रति मीटर या फिर फैराड मीटर, इनमें से कोई एक आपका जो है वो हो सकता है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि हमारा जो मात्रक है, आप थोड़ा सा सोचिए इसको, थोड़ा सा सोचेंगे तो ये आपका क्लियर हो जाएगा बिल्कुल भी। तो यहां पर आपको याद होगा कि बताया गया होगा कि फैराड प्रति मीटर जो है ये किसका मात्रक है, आपका एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी नंबर। यहां पर जो ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन वो हो जाएगा बी नंबर। कहा गया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है। द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन इज क्या होगा इसमें। तो आपको बताया गया था कि 9 इंटू 10⁹। तो एक तो देखिए आपको अगर वैल्यू याद है तो वैल्यू के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, लगा देंगे। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वैल्यू सेम देकर के यूनिट चेंज कर दे, तो आप ध्यान रखिएगा क्या होता है इसका पूरा का वैल्यू, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। और यहीं पर देखिएगा जब सिर्फ एप्सिलॉन नॉट का बात किया जाएगा तो यही यूनिट उल्टा हो जाता है, कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो यहां पर थर्ड वाले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि जब समरूप विद्युत क्षेत्र जेड अक्ष के अनुरूप दिशा में हो या जेड अक्ष के अकॉर्डिंग रखा गया हो तो समविभव पृष्ठ क्या होगा। What will be the equipotential when the uniform electric field is in the direction along the z axis। तो आप देखिए आपको याद होगा बताया गया था आपको जब इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात की गई थी तो कहा गया था कि कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसे है, इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर आपका ये है, ये अगर आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसके लंबवत इसके परपेंडिकुलर जो है पास होता है। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो है आपका ये हो जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस या इसको समविभव पृष्ठ कहते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस या इसको समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो समविभव पृष्ठ आप देखिएगा कि जब भी समविभव पृष्ठ होगा ये विद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा। तो अगर कह दिया जाए कि जेड एक्सिस में, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जेड एक्सिस में हमने क्या किया है, समरूप विद्युत क्षेत्र को रखा है। मतलब कि आपका अगर हम लोग यहां पर देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस कैसे देखते हैं हम लोग, देखो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया जेड एक्सिस। क्या ऐसा कोई जरूरी है कि एक्स वाई जेड ऐसे ही होंगे, बिल्कुल जरूरी नहीं है। एक्स ऐसे भी हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा
कि अगर हम लोग जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को आपका ऐसे निकल रहा है बाहर की तरफ, तो समविभव पृष्ठ इसका लंबवत होगा तो क्या होगा, एक्स वाई प्लेन के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हम देखते हैं क्या एक्स वाई प्लेन है, तो यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर ए ही जो है आपका ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, देखते हैं 5 नंबर में। ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत न्यूमेरिकल है ना, ये न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की आवश्यकता है। कहा गया कि प्रत्येक आर त्रिज्या तथा क्यू आवेश के आवेशित 8 बूंदों को मिलाने पर एक बड़ा सा बूंद बनाया जाता है। तो एक बड़ा सा बूंद बनाया जाता है तो बड़े बूंद की स्थितिज ऊर्जा प्रत्येक छोटे बूंद की तुलना में क्या होगा। यहां पर देखिए कहा गया कि इफ 8 droplets each of radius r and charge q are mixed to form a larger drop, then what will be the potential energy of the larger drop in comparison to that of each smaller drop। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा, न्यूमेरिकल है। कहा गया कि 8 ड्रॉप रखे हैं, मान लीजिए कि ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 8 ड्रॉप रखे गए हैं बाबू। इसमें हर एक ड्रॉप का जो चार्ज है, जो आवेश है, इस आवेश का मान दे दिया गया है आपको, आवेश दे दिया गया है Q, स्मॉल q दे दिया गया है, और इसकी जो त्रिज्या है सबकी बराबर है, और त्रिज्या रेडियस जो r है वो आपको दे दिया गया है ना, रेडियस जो है वो दे दिया गया है r। अब कहा यह गया कि इनको मिला दिया हमने, और इनको मिला करके सपोज करो कि हमने क्या किया, एक बड़ा बूंद बना दिया। ये 8 बूंद मिल करके ये बड़ा बूंद बना है। जब ये 8 बूंद मिल करके बड़ा बूंद बना है तो याद करो एडिटिविटी ऑफ चार्ज पढ़ाया गया था आपको, आवेशों की योज्यता। आवेशों की जब पहला बिल्कुल शुरू में शुरू किया गया था तो वहां पर आवेशों की योज्यता की बात की गई थी। तो क्या कहा गया था कि किसी भी निकाय में अगर कुल आवेश देखना है तो उसके अवयवी कणों पर एलिमेंट्री पार्टिकल्स के छोटे छोटे चार्जों को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, छोटे छोटे आवेशों को जोड़ देते हैं। तो यहां पर अगर क्यू चार्ज वाले 8 आवेश हैं तो इस बड़े बूंद का कुल आवेश कितना हो जाएगा, तो बड़े बूंद का कुल आवेश जो है ये हो जाएगा 8Q। क्यों, क्योंकि Q प्लस Q 8 बार जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8Q हो जाएगा। अब देखना हमको ये है कि इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका त्रिज्या हमको निकालना है कि इसका जो रेडियस R है, कैपिटल R, ये कितना होगा, इसका तो स्मॉल r है। तो देखो बाबू ये छोटा वाला जो है मैं इसको मानता हूं कि इसका जो आयतन है छोटे वाले का, मैं डिटेल में लिख देता हूं कि माना कि थोड़ा सा इसमें समय लगेगा, माना कि छोटे बूंद का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। देखो यहां पे स्मॉल r दिया है मैंने, और यहां पर हम देखेंगे कि बड़े बूंद का आयतन, अगर हम मान लेते हैं कि बड़े बूंद वाले की जो त्रिज्या है वो कैपिटल R है, तो बड़े बूंद का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। अब हमको यहां से क्या करेंगे, हम बड़े बूंद की त्रिज्या निकाल लेंगे। तो आप ये देखो कि बड़े बूंद की त्रिज्या अगर हमको निकालना है तो कह देंगे कि बड़े बूंद का आयतन को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बराबर 8 इंटू छोटे बूंद का आयतन, क्योंकि आयतन तो नहीं ना बदल रहा है, आयतन तो ज्यों का त्यों है, 8 छोटे बूंद का आयतन। तो ये क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब कैपिटल वाला बराबर 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये देखो 4/3 तो कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर क्या बचा, आर क्यू इज इक्वल टू 8R क्यू बचा। तो आर का वैल्यू आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू निकालोगे तो क्यूबिक रूट 8R क्यू माने 8R क्यू का घनमूल। तो 2 दूना 4 दूना 8 होता है, तो ये 2 आ जाएगा, आर का क्यूबिक रूट निकालेंगे आर क्यू का तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो आर का वैल्यू मिला है ये 2R के बराबर मिला है। और चार्ज जो है आपको कितना हो गया, आवेश कितना हो गया, तो आवेश आपका जो है ये 8Q हो गया बड़े वाले का। अब कहा कि इसके स्थितिज ऊर्जा में और इसके स्थितिज ऊर्जा में कंपेयर करिए कितना गुना हो जाएगा, मतलब इस एक बूंद के स्थितिज ऊर्जा के तुलना में इस बड़े बूंद का स्थितिज ऊर्जा कितना गुना बढ़ जाएगा, हमको ये निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले छोटे वाले बूंद का स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। छोटे बूंद की स्थितिज ऊर्जा एकदम डिटेल से बता रहे हैं आपको, छोटे बूंद की स्थितिज ऊर्जा हमने यूएस कर दिया, एस से स्मॉल, यू से स्थितिज ऊर्जा हम लोग दिखाते हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला,
1/4πε0। अच्छा, मैंने पहले भी कहा था कि इसको हम लोग के से दिखा सकते हैं, तो मैं इस पूरे टर्म को ऐसे ना लिख करके यहां पर लिख सकता हूं के Q/R। ये कौन सा छोटा बूंद है। वहीं अगर हम बड़ा बूंद का निकालें तो बड़े बूंद की स्थितिज ऊर्जा, बड़े बूंद की स्थितिज ऊर्जा अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, U लार्ज कह सकते हैं उसको, तो ये हो जाएगा के, और चार्ज का वैल्यू क्या है बड़े वाले बूंद पे 8Q है, तो यहां पर हो गया 8Q, और रेडियस का वैल्यू, त्रिज्या का वैल्यू क्या है, तो 2R है। अब यहां पर अगर हम तुलना करेंगे कितना गुना है, तो तुलना करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो तुलना करने के लिए हम लोग UL/US कर सकते हैं। भाई बड़ा में से छोटा को भाग देंगे तो तुलना मिल जाएगा ना हमको, तो यहां पर UL क्या हो जाएगा, के 8Q बटा में 2R अपॉन, यहां पर क्या हो जाएगा, के Q/R। इसको सॉल्व करोगे तो के तो देखो कैंसिल हो जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, 8Q बटा में 2R इंटू R/Q, तो Q से ये कैंसिल हो गया, इसे ये कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया 2 × 4, मतलब 4:1 का अनुपात आएगा। बाबू देखो क्वेश्चन में कभी ऑप्शन ऐसा भी देगा कि 4:1, 8:1, 32:1, या इसी को हम लोग बोलेंगे कि 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना मतलब कि अगर छोटे वाले का जो स्थिति ऊर्जा 1 है तो बड़े वाले का कितना हो जाएगा 4, तो 4 गुना हो गया। यहां पर देखेंगे ऑप्शन में क्या है, तो ऑप्शन में चले आते हैं, कहा कि 32 गुना होता है, बिल्कुल नहीं होता है। 32 टाइम्स बिल्कुल नहीं होगा। 16 टाइम्स 16 गुना नहीं होगा। 18 गुना नहीं होगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। तो ये हो गया आपका ये क्वेश्चन, न्यूमेरिकल था। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कभी स्थितिज ऊर्जा कह के आ जाएगा, कभी धारिता कह के आ जाएगा। तो ये दोनों में आप क्या करेंगे, सेम धारिता का फॉर्मूला निकाल के वहां कैलकुलेट कर देंगे। यहां पर ध्यान रखिएगा कि जो रेडियस है ना, इस रेडियस को निकालने आपको आना चाहिए, क्योंकि धारिता निकालेंगे तो पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, तो वहां पर वो निकाल के देख लेंगे। तो ये आप इनके आयतन की तुलना अगर करने आपको आ जाता है तो ये सब आगे का आपको बन जाएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन है कि वायु को छोड़कर किसी पदार्थ का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होगा। किसके अधिक होगा, तो वायु को अगर छोड़ दीजिएगा, देखिए निर्वात का, हमने बताया था कि निर्वात का और वायु का जो परावैद्युतांक होता है, परावैद्युत स्थिरांक उसको बोलते हैं, या आपेक्षिक परावैद्युतता, तो निर्वात का कितना बताया था 1, इसका बताया था 1.00054 या 3 ऐसे ही था, मतलब दोनों लगभग 1 के बराबर है। अब इसके बाद जो भी पदार्थ आएगा तो इससे ज्यादा लेके आएगा, तो हमेशा क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा। कहा कि विद्युत विभव की विमा कितनी होती है, तो इसको तो निकालना पड़ेगा विद्युत विभव की, तो इसको निकालेंगे अभी। यहां पर सेम क्वेश्चन जो है आपका इंग्लिश में है इस साइड। ठीक है, तो इसका हम लोग विमा निकालते हैं। तो विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत विभव के लिए आपने पढ़ा था, विद्युत विभव में क्या बताया गया था आपको, तो कहा गया था कि विद्युत विभव प्रति एकांक आवेश को, है ना, प्रति एकांक आवेश को किसी एजेंट के द्वारा, ये विभव के केस में ध्यान रखिएगा, आवेश ये विद्युत स्थैतिकी है। इसका मतलब क्या होता है, विद्युत स्थैतिकी का मतलब है कि आवेश अभी बहुत छोटा सा बच्चा जैसा है, उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो खुद गति कर सके। ठीक है, उसको कोई लेके कहीं जा सकता है, या तो फिर आवेश क्या करेगा, जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको अगर कोई गोद में उठा के ले गया तो फिर वो बच्चा घूम पाया, छोटा सा बच्चा है तो, या फिर उसको पालने में या बेड पर सुला दिया तो वैसे ही पड़ा हुआ है, वो सोया हुआ है। लेकिन अब ये आवेश का बिल्कुल शुरुआती फेज है, इसका इस सेक्शन का नाम ही है विद्युत स्थैतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो यहां पर जब आवेश कहीं जाएगा तो किसी ना किसी एजेंट के द्वारा ले जाया जाएगा और किसी बल के विरुद्ध ले जाया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहां पर कोई सोर्स चार्ज रख दिया हमने Q, और इस Q के कारण हमको यहां पर पूरा फील्ड मिल रहा है, लेकिन ये फील्ड तो मिल रहा है, लेकिन कोई बाहरी एजेंट, मान लो कोई बाहरी एजेंट है, और वो बाहरी एजेंट क्या करता है कि इस आवेश को यहां से खींच करके इधर ले आया, तो जब इस बल के विपरीत कार्य करेगा या बल के दिशा में भी कार्य करे, ये भी बल अगर धक्का दे दे किसी टेस्ट चार्ज को, तो आवेश क्या होगा, वो कार्य होगा, उसके पर बल भी लगा और विस्थापन भी लगा। तो बल और विस्थापन दोनों लगता है तो क्या बोलते हैं, बल गुणा विस्थापन इज इक्वल टू वर्क, मतलब कार्य हुआ। तो यहां पर कहा गया कि प्रति एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाने में जो किया गया होगा कार्य,
वही कार्य क्या होता है, विद्युत विभव कहलाता है। हमको इसको अगर ऐसे लिखें तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। पूछा क्या गया है क्वेश्चन में कि विभव का बीमा बताइए, मतलब इसका हमको बीमा निकालना है बाबू। तो डब्ल्यू को ब्रैकेट बिग ब्रैकेट में रख के बीमा हम लोग निकालते हैं। तो कार्य का बीमा क्या होता है, नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर दो F इंटू आर, ये तो आता होगा, और ये Q। बल का बीमा तो हर साइंस के स्टूडेंट को पता होगा, वैसे आना तो वो कार्य का भी चाहिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बल का हो जाता है mlt के पावर -2, और यहां पर जो r क्या है, r तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है ना, तो l अपॉन क्या हो जाएगा, Q का 80 हो जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो ml2t के पावर -2 हो जाएगा, ml2t के पावर -2, और ये 80 जब आएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा, a के पावर -1 t के पावर -1। तो ये क्या बन जाएगा पूरा, ml2 t के पावर -3 a के पावर -1। अभी ये ऑप्शन में है कि नहीं है, यहां पर देख लेते हैं, ml2 t के पावर -3 a के पावर -1, ml2 t के पावर -3 a के पावर -1, पहला वाला ऑप्शन ही हमारा ये है। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑप्शन इज फर्स्ट। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कहता है, कहा कि एकांक चालक के लिए इनमें से कौन सा अनुपात अचर रहता है, which of these ratios will be constant for the यूनिट कंडक्टर। तो यहां पर देखिए आवेश बटा में विभवांतर, देखिए यहां पर कहने का मतलब क्या है, कौन कांस्टेंट है। तो यहां पर जो कांस्टेंट है चार्ज, देखिए चार्ज तो कांस्टेंट नहीं हो सकता है ना, मतलब वैसे चालक है तो चार्ज कांस्टेंट नहीं होगा। यहां पर कांस्टेंट क्या होता है, कुल आवेश बटा में विभव, नेट चार्ज अपॉन पोटेंशियल। नेट चार्ज का मतलब क्या होगा कि उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पर जितने भी चार्ज अवेलेबल है उन सब चार्ज की बात की जा रही है। दिया गया चार्ज कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा बाबू, कंडक्टर के लिए वो क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, है ना। तो नेट चार्ज की बात की जाएगी तो सबकी कितने उस पर उपस्थित हैं उनकी बात की जा रही है। तो वो एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर के अंदर चार्ज अगर सर्कुलेट भी कर रहा है तो वो कांस्टेंट बना रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाता है ए, ये फैक्ट है, इसमें कोई आपका खास थ्योरम लग नहीं रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि आपका आवेश इतना तथा इतना के बीच दूरी, इतना डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर है, 5 × 10 के पावर -8 कूलम आवेश है, -3 × 10 के पावर -8 कूलम आवेश है, इनके बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है। इनके जोड़ने वाली रेखा पर धनावेश से कितनी दूरी में विभव का मान 0 होगा। ये भी बाबू क्या है, ये न्यूमेरिकल है। तो ये न्यूमेरिकल को मैं एक बार, जितने भी न्यूमेरिकल है मैं उनको इस लेक्चर में रहने देता हूं, एक बार मैं सारे न्यूमेरिकल्स को एक जगह पर लेकर के आपको सॉल्व करा दूंगा तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। वैसे अगर ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हो इतना देर में तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लो और इसको सॉल्व करने का प्रयास करो। ऐसे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के साथ साथ ये भी हो सकता है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ दें। लॉन्ग क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चंस को मिला देगा तो लॉन्ग हो जाता है, या शॉर्ट में 2 नंबर। ये वैसे ये क्वेश्चन ठीक ठाक सॉल्व होगा, मतलब थोड़ा सा मतलब अच्छा खासा पेज लेगा आपका, अच्छा खासा मेहनत लेगा, इसीलिए मैं अभी इसको रोक दे रहा हूं और ये सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स को मैं एक साथ आपको कल के क्लास में करवा दूंगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, कहा कि 2 कूलम्ब, कहां गया, 2 कूलम्ब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 20 जूल कार्य की आवश्यकता होती है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच वोल्ट में विभवांतर कितना। अभी बताए बाबू कि विभव का फॉर्मूला क्या बताए कि प्रति एकांक आवेश को ले जाने में जितना कार्य हो, तो कहा कि 20 जूल कार्य किया गया है 2 कूलम्ब आवेश को लेकर के जाने में। तो कार्य 20 हो गया, आवेश कितना हो गया, 2 हो गया, कट जाएगा तो कितना वोल्ट हो जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर है। यही क्वेश्चन को इंग्लिश में है कि 20 joules of work is required to move 2 coulomb charges from one point to another. The potential difference in volts between these 2 points is this. तो इसमें से आप देख रहे हैं कि वर्क डन कितना है, वर्क डन 20 हो गया, चार्ज कितना है 2 कूलम्ब हो गया, तो वर्क अपॉन चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल। तो हमने इसको डिवाइड करके यहाँ पर 10 वोल्ट हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 10 वोल्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, आवेश का पृष्ठ घनत्व किसके बराबर होता है। आवेशों का घनत्व आपको पढ़ाया गया था, चार्ज द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था कि आवेश का घनत्व
मैं एक बार उसको फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तो आवेशों का घनत्व तो क्या होता है? तो मैंने बताया था आपको सतत आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण, कि जब हम लोग किसी निकाय पर, किसी सिस्टम पर इसको कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, तो यहां पर मैंने आपसे कहा था कि जब हम लोग चार्ज देते हैं किसी सिस्टम पर, तो वो चार्ज क्या होगा, उस सिस्टम पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अगर कोई चार्ज, सपोज करिए कि अगर कोई चार्ज किसी रेखा के अकॉर्डिंग, लाइन के अकॉर्डिंग अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इसको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। मान लीजिए कि चार्ज है और ये चार्ज इस लाइन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ये इसको बोलेंगे रेखीय आवेश वितरण है, रेखीय आवेश वितरण। और जहां पर भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और जहां पर भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वितरण होगा, यहीं पर मिलेगा घनत्व। तो आप याद करिए, 9th क्लास में पढ़े होंगे या 11th में पढ़ा होगा आपने, द्रव्यमान घनत्व, मास डेंसिटी। क्या बताया गया था मास डेंसिटी के लिए? मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब ये तो लीनियर है, तो रेखीय है, तो रेखीय में क्या हो जाएगा, इस घनत्व को हम लोग दिखाते हैं किससे, लेमडा से, याद होगा। और इसके लिए क्या बताया गया था कि dq अपॉन dl, dq अपॉन dl। इसका मतलब क्या है कि प्रति एकांक लंबाई पर जो छोटा सा चार्ज है, छोटे लंबाई पर छोटा चार्ज, इसको हमने dq कह दिया। पूरा चार्ज q है और ये इसका पूरा लंबाई l है, तो ये क्या हो जाएगा, dl हो जाएगा। अगर इसको इंटीग्रेट कर देंगे, अच्छा नहीं भी करें, तो इस लेमडा का वैल्यू क्या हो जाएगा, आप देखें तो आवेश बटा में लंबाई। ये किसके लिए है, ध्यान रखिएगा, ये रेखीय के लिए है। लेकिन अगर यही यहां पर कोई क्षेत्रफल आ जाए, कोई क्षेत्रफल आ जाए, तो इस क्षेत्रफल के लिए क्या हो जाएगा, इसी जगह पर ये हो जाएगा सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आवेश बटा में क्षेत्रफल। और अगर आयतन होगा तो आवेश बटा में आयतन। तो यहां पर क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि पृष्ठ घनत्व, मतलब कि सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना, सरफेस डेंसिटी पूछ रहा है। तो आवेश बटा में क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। तो कुल आवेश बटा में कुल क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। और अगला हमारा जो क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? आप याद करिए, वोल्ट पर मीटर निकाला गया था कैसे, E इज इक्वल टू dV बाई dr, जिसमें विभव को क्या कहा गया था कि विभव प्रवणता है ना, विभव प्रवणता है, इस पूरे वैल्यू को कहा गया था। तो यहां पर देखिए कि इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर। तो वोल्ट पर मीटर किसका हो गया, विद्युत क्षेत्र का मात्रक हो गया। विद्युत क्षेत्र कहाँ है, ये है। तो ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट है वो वोल्ट पर मीटर होने वाला है। कहा कि जो रिलेशन है, संबंध है, Q इज इक्वल टू एन, इसमें से निम्नलिखित में से कौन n का मान नहीं है? Which of the following is not the value of n in the relation Q is equal to n? तो n बाबू क्या होता है, n इंटीजर होता है, n पूर्णांक होता है। लेकिन यहां पर देखेंगे पूर्णांक कौन है, 4 पूर्णांक है, ये हो जाएगा। 8 पूर्णांक है, ये भी हो जाएगा। 4.2 पूर्णांक नहीं है, ये क्या है, ये इंटीजर नहीं है, पॉइंट में है। तो ये वाला आंसर आपका, मतलब कौन नहीं है बोल रहा है, तो सी नंबर ऑप्शन जो है आपका वो क्या हो जा रहा है, सही हो जा रहा है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। और आगे हमारा आ जाते हैं इसमें 14। कहा कि विद्युतशीलता का मात्रक, एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युतशीलता एप्सिलॉन का। एप्सिलॉन, अभी एप्सिलॉन नॉट का बताए थे हम आपको, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या है, वही वाला मात्रक यहां पर भी आ जाएगा। क्या बताया गया था कि न्यूटन, नहीं क्या बताया गया था, कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। देखो यहां पर थोड़ा कंफ्यूज किया आपको, कूलम्ब स्क्वायर को पहले नहीं दिया गया, लास्ट में दिया गया। बच्चा कूलम्ब स्क्वायर खोजेगा इधर, लेकिन यहां पर कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर। ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं है बाबू, ये मिसप्रिंट है, ये हो जाएगा परमिटिविटी, परमिटिविटी का यूनिट पूछा गया है। तो क्या होगा इसका यूनिट, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, और नेक्स्ट में हमारा है क्वेश्चन नंबर, हम लोग देखते हैं 15। और 15 में कहा गया कि जब वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसके द्रव्यमान में, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज्ड देन इट्स मास इज
इंक्रीजेस डिक्रीजेस रिमेन्स कांस्टेंट में इंक्रीज और डिक्रीज। देखो बाबू, मैंने पहले बताया हुआ, आपको पिछले बार बताया कि आवेशित करने की बात कही गई है, धन और ऋण की बात नहीं की गई, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की चर्चा नहीं की गई है। तो बढ़ भी सकेगा और घट भी सकेगा, में इंक्रीज और में डिक्रीज, दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर में। और 16 नंबर में देखो बाबू, कहा गया, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है और इसमें कुछ दम नहीं है। कहा गया कि एक्स अक्ष पर x बराबर 0 पर q तथा x बराबर a पर 2q आवेश रखे गए हैं, तो विभव v का मान 0 कहां होगा, है ना। मान लो बाबू कि ये आपका x अक्ष है, x एक्सिस है, और x एक्सिस है, इधर x डैश है। कहा गया कि इसमें x बराबर 0, x बराबर 0, मैं मानता हूं कि x 0 यहां हो जाएगा, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। कहा कि 0 पर एक चार्ज हमने रख दिया है q, और x बराबर a को कोई वैल्यू है, तो x बराबर a मान लेते हैं, कोई वैल्यू है, ये हो गया 2q, और ये यहां पर रखा गया 2q चार्ज। तो बोला गया कि v का मान, पोटेंशियल का वैल्यू जो है ना, वो 0 कहां पर होगा, पोटेंशियल का नहीं, हाँ 0 कहां पर होगा। अब यहां पर देखिए, पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 कहां पर हो सकता है, तो 0 इसका पोटेंशियल वैसे तो दो जगह पर हो सकता है। जब आप पीछे वाले न्यूमेरिकल को करेंगे तो वही वाला क्वेश्चन आपको क्या होगा, यहां पर भी मिलेगा। लेकिन आप देखिए, इसमें जो दिया गया है आपको, इसमें जो दिया गया है, इसमें इन तीनों पर वैल्यू 0 नहीं होगा पोटेंशियल का। क्यों 0 नहीं होगा, क्योंकि देखिए पोटेंशियल का वैल्यू क्या है आपका, पोटेंशियल अगर किसी पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल निकालते हैं हम लोग, क्योंकि ये 2q के द्वारा फील्ड कौन फील करेगा, क्यू करेगा, क्योंकि क्यू यहां पर कैसा बिहेव करेगा, क्यू बिहेव करेगा जस्ट लाइक टेस्ट चार्ज जैसा, क्योंकि इसके कंपैरिजन में क्या है, छोटा है। तो उसके लिए क्या बताया गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन q अपॉन r। अब ये q अपॉन r जो है, r अगर वैल्यू इन्फिनिटी होगा तब जाके पोटेंशियल 0 होगा। तो ये तीनों ऑप्शन यहां पर सही नहीं होते हैं। ऑप्शन कौन सा सही होता है, डी नंबर, कि x जब इन्फिनिटी होगा तब जाके पोटेंशियल का वैल्यू क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। ठीक है, तो अब बीच में भी हो सकता है, बीच में ऐसा नहीं है कि 0 नहीं होगा। अभी हम लोग पीछे वो क्वेश्चन करेंगे, पीछे वाला तो क्वेश्चन करेंगे तो उस पर 2 वैल्यू मिलेगा हमको। वहां पर देखा भी होगा आपने कि 2 आंसर दिया हुआ था कि इतने पर और इतने पर, तो दोनों पर हमारा 0 मिलने वाला है। उसको हम अगले क्लास में करेंगे, अगले सेशन में उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 17 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि बिंदु P से r डिस्टेंस पर आवेश Q रखा गया है और P पर जो पोटेंशियल है वो V है। P से दूरी पर पूर्व आवेश से अलग, है ना, माइनस क्यू रखा गया जाता है, माइनस क्यू कोई चार्ज रखा गया, तो P पर पोटेंशियल कितना होगा। कोई बिंदु P है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं। मान लीजिए कि ये पॉइंट P हो गया, ये हमारा पॉइंट P हो गया, है ना, ये पॉइंट P हो गया, और इस P से R डिस्टेंस पर कोई चार्ज रखा गया Q, और इस Q के कारण यहाँ पोटेंशियल कितना है, V है। अब देखिए, इधर भी कहा गया कि इधर और यहाँ पर P से इसी दूरी पर है, यहाँ पर इसी सेम डिस्टेंस पर एक पहले आवेश से अलग क्या कर दिया गया, माइनस क्यू डिस्टेंस भी रख दिया गया। मान लीजिए कि देखिए पोटेंशियल पथ पर डिपेंड नहीं करता है, मैंने पहले बता चुका है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, इसको पथ से मतलब नहीं है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस देखेगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर इधर कहीं हम सपोज कर लेते हैं इसी डिस्टेंस पर हमने माइनस क्यू रख दिया है। अब पूछा गया कि यहाँ पर पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, तो ये नेट चार्ज यहाँ पर क्या होने वाला है, नेट चार्ज 0 होने वाला है। तो पोटेंशियल कहां से आएगा, पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कहा कि इसी को इंग्लिश में कर रहे हैं, ए चार्ज q इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम पॉइंट p, द पोटेंशियल एट p इज v, ए चार्ज माइनस q डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस चार्ज इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस फ्रॉम p, सेम डिस्टेंस फ्रॉम p, द पोटेंशियल ऑफ p विल बी, पोटेंशियल एट p विल बी 0। क्यों, क्योंकि नेट चार्ज वहां पर क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है कि समविभव तल के बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में आवेश पर क्षेत्र द्वारा कार्य कितना किया जाएगा। समविभव तल है, समविभव पृष्ठ है, उसके बिंदु से समविभव पृष्ठ है, मान लेते हैं कि ये हो गया हमारा समविभव पृष्ठ। हर समविभव पृष्ठ का मतलब क्या होता है, समविभव पृष्ठ का मतलब होता है कि ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदु पर विभव का मान क्या हो, समान हो। तो जब किसी पृष्ठ के सभी बिंदु पर विभव का मान जब समान ही है, विभव का मान कांस्टेंट है,
तो वर्क कहां होगा, क्योंकि आपने तो समविभव पृष्ठ जब पढ़ा होगा तभी चर्चा किया गया होगा कि समविभव पृष्ठ पर किया गया कोई भी कार्य, क्षेत्र के द्वारा किया गया कोई भी कार्य क्या होता है, 0 होता है। तो समविभव पृष्ठ पर कोई कार्य मिलेगा ही नहीं, तो यहां पर भी आंसर पर क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। तो 18 का सी यहां पर यही है, इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द इक्विपोटेंशियल प्लेन द वर्क डन बाय द फील्ड ऑन द चार्ज विल बी 0। देयर इज नो वर्क डन, देयर इज नो वर्क डन बाय चार्ज एट इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहां पर कोई वर्क डन नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं, आगे हम लोग चलते हैं और यहां पर देखते हैं हम लोग, तो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। कहा कि विभव का मान किसके बराबर है, विभव प्रवणता है, विभव प्रवणता का मान किसके बराबर है। ये थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है ना, क्योंकि विभव प्रवणता हम किसको बोलते हैं, आप देखे होंगे कि जब हम लोग निकाले थे E बराबर माइनस dV बाई dr, तो यहां पर dV बाई dr को, माइनस नहीं, dV बाई dr को क्या बोला गया था कि आपका ये विभव प्रवणता है, और पूछा कि विभव प्रवणता का मान निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। ये dV जो है यही है विभव प्रवणता, तो विभव प्रवणता हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो E बराबर आपने क्या देखा, dV बाई dr, मैं साइन छोड़ रहा हूं बाबू, साइन छोड़ रहा हूं क्योंकि ये अपोजिट दिखाता है डायरेक्शन को, मैं उसको छोड़ दे रहा हूं। तो dV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू dr हो जाएगा। और यहां पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज इंटू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। और यहां पर देखो मतलब ये dr को अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, v बाई r हो जाएगा। तो मैं इसको सपोज कर रहा हूं कि इंटीग्रेट कर जाऊं, तो ये dr क्या बन जाएगा, r बन जाएगा। अब ये बल है, ये विस्थापन है, तो बल गुणा विस्थापन क्या हो जाएगा, कार्य, और नीचे क्या है, चार्ज, तो W अपॉन Q। तो इसका जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, विभव प्रवणता है, उसका मान क्या हो जाएगा, W अपॉन Q, वर्क अपॉन चार्ज। क्या ये ऑप्शन में है, तो W अपॉन Q है, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर 19 का भी। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट बी इक्वल टू W अपॉन Q। कहा किसी चालक की धारिता क्या होती है, बाबू चालक की धारिता तो पता है कि चालक की धारिता क्या है, तो कहा किसी चालक के प्रति एकांक आयतन में, या किसी चालक के द्वारा, ऐसे भी देसी भाषा में, किसी चालक के द्वारा आवेश को संचित करने की जो क्षमता है, कि जितना वो आवेश संचित कर सकता है अपने आयतन में। तो मान लो कि तुमको कुछ संचित करना होगा, तो कहां संचित करोगे, झोला वाला में संचित करोगे। तो कोई ऑब्जेक्ट है, उस चालक है, उसके पास उसका झोला कौन है, तो उसका आयतन ही उसका झोला है। तो उसका आयतन जो है, उस आयतन में जितना वो आवेश को संचित कर ले, या ऐसे कह दो कि ये क्या है, Q बाई V, तो V क्या है, वोल्ट है, पोटेंशियल है। तो इसका फॉर्मूला क्या मिला था, Q बाई V मिला था, तो C इज इक्वल टू Q बाई V। ये हो जाएगा ऋणात्मक धनात्मक शून्य, इनसे मतलब नहीं है, फॉर्मूला से पूछा गया है कि C बराबर क्या होता है, तो C बराबर हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, Q बाई V। कि इतना चार्ज, इसका डिफिनेशन ऐसे दिया गया था ना, कि इतना चार्ज संग्रहित करे कि जो उसके पोटेंशियल को 1 वोल्ट से बढ़ा दे, मतलब उसके पोटेंशियल में चेंजिंग कर दे, उसके विभव को बदल दे, विभवांतर को बदल दे। तो यहां पर ये फॉर्मूला आपको याद होगा, धारिता का ये फॉर्मूला, कैपेसिटेंस का ये फॉर्मूला आपको मिला हुआ था। तो व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर इज C इज इक्वल टू Q अपॉन V। ये हो गया। अब देखिए, अब आगे चलते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा ये रहा, किसी क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहां पर अगर आप विद्युत द्विध्रुव घुमा रहे हैं तो क्या होता है, तो वहां पर दिया गया था माइनस PE cos थीटा, लेकिन वो तो हुआ, वो तो ऑप्शन में है नहीं यहाँ पे दोनों में से। लेकिन ध्यान रखिए, जब द्विध्रुव को हम लोगों ने कहा था कि अगर एक थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, एक थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, या हाँ, और दूसरा θ1, आपने ये पढ़ा था वहां पर। अच्छा, मैं एक काम करता हूं, समय भी तो काफी हो गया है आज के लिए, तो मैं आज इसको यहीं पे रोक देता हूं। और चूंकि 20 क्वेश्चन हमने कर लिया है और 20 क्वेश्चन बच रहा है, और उसमें से जो है आपका न्यूमेरिकल रह गया है, तो मैं कल पूरे न्यूमेरिकल का कुछ आपका कलेक्शन ले लूंगा, और जो थोड़े बहुत होंगे, और फिर ये सब जो क्वेश्चंस हैं मैं इनको कल करवा दूंगा। वैसे मैं बता दूं जाते जाते कि इसमें ऑप्शन जो है आपका A नंबर होगा। अब A कैसे होगा मैं ये आपको बताने वाला हूं कल, ठीक है। कल मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आपसे कि A कैसे होगा, है ना।
और ये सब बाकी जो क्वेश्चन है इनके साथ मैं आपको लेकर के बाकी कल आता हूं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।